नमस्कार। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद अब संशय हो रहा है कि आखिर कौन है वो 15 वोट, कौन है वो सांसद जो इधर-उधर हो गए। और ये वाकया इतना महत्वपूर्ण है, इस देश के जनमानस को भी जानने की जरूरत है। आपका एक-एक वोट लेकर ये सांसद बनकर संसद आते हैं। आपके नियम कानून बनाने, आपका सिस्टम बनाने के लिए, आपके लिए रोजी-रोजगार बनाने के लिए और बनाने के लिए आपके देश के राष्ट्रपति का चुनाव ये सांसदों के माध्यम से होता है, विधायकों के माध्यम से होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद करते हैं। खूब ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद भी 15 वोट सही नहीं डाल पाए और 15 वोट बढ़ गए। ये कहां से आए? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और इस तरीके की खबरें जो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, उन्हें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों से कहूँगा कि अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मसला क्या है? मसला सिर्फ 14 या 15 वोटों का नहीं, ये पूरा जो मसला है शिव जी वो 44 वोटों का है। मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ, ये पूरा जो मसला है वो 44 वोटों का मसला है। इसमें से 2-4 वोट हो सकते हैं कि अपने आप इधर से उधर हो गए हो, लेकिन ये 44 वोटों का मसला है और एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में लगातार भाजपा को हराकर सत्ता में टिकी रहने वाली ममता बनर्जी एक जुझारू महिला जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जब वो रेल मंत्री थी इस देश की सरकार में, मैंने उनको कवर किया है। उस तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के भतीजे जो कि सांसद भी हैं और महासचिव भी है पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पैसों के लेन-देन का एक बड़ा आरोप लगा दिया है। और चूंकि हम सरकार नहीं गिराते, हम सरकार नहीं बनाते, हम लफाजी नहीं करते। हमने सबसे पहले बता दिया था कि नंबर के मामले में एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि जितना है उससे ज्यादा लालच बढ़ जाता है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आमतौर पर चुनाव जीत जाते, उनके पास इतना बहुमत था। लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है कि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की तो क्यों की? 15 सांसदों के वोट अवैध हो गए, यानी उन्होंने गलत तरीके से वोट किया तो क्यों किया? भाई ट्रेनिंग सेशन के बाद भी अगर ये लग जाता है कि वो ढंग से वोट नहीं कर पाते, तो फिर कई तरह के सवाल उठते हुए नज़र आते हैं, कई तरह के सवाल उठने जो हैं, वो लाज़मी है। और इससे भी बड़ा सवाल है, ये बनता है कि 2 निर्दलीय सांसदों ने बायकॉट कर दिया, मान लिया। अकाली दल ने क्यों किया? बीजू जनता दल ने क्यों किया? बीआरएस ने क्यों किया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि 14 सांसदों का वोटिंग से नदारद रहना, 15 सांसदों का वोट रद्द हो जाना, 15 सांसदों की लोग 14 कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो अपना विश्लेषण किया, 15 सांसदों का क्रॉस वोटिंग कर देना, इन सब की वजह क्या है, पर्दे के पीछे क्या है और हम तथ्यों के साथ एक-एक करके तमाम जानकारी रखेंगे। शिव जी, मैं आपसे अपील करूँगा जरा एक जी न्यूज़, खासतौर से मैं जिक्र करता हूँ, जी न्यूज़ की खबर है अगर आप दिखा पाएँ, ये देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 से 20 करोड़ में एक-एक वोट खरीदे गए, क्रॉस वोटिंग को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का सनसनीखेज दावा, 1 वोट 15 से 20 करोड़, तो 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, जरा हिसाब लगा लीजिएगा, कितने 100 करोड़ हो जाते हैं। इसका दूसरा पेज भी सवा मैं दो चाहूँगा सौ कि वो करोड़ आपको दिखा। सवा 200 करोड़ से 300 करोड़ का घपला है। सवा 200 सवा करोड़ से दो 300 करोड़। जी। इसका दूसरा भी मैं चाहूंगा कि जी न्यूज़ की खबर ही जरा आप दिखा दें कि खबर ये आई कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुई, किस किस तरह से ये खबर निकल कर सामने आई। और जब आप दूसरे पेज पे जाएँगे, तो बाकायदा इसमें आपको कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी, जो आपको लगेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये खबर आई कहाँ से है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, जिन्होंने 15 से 20 करोड़ का लेन-देन का आरोप लगा दिया उपराष्ट्रपति चुनाव में, सीधे-सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त हुई है। और इससे पहले वाला जो दिखाया था शिव जी, वो भी जरा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को कि इस खबर का सोर्स क्या है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई एएनआई ट्वीट भी किया है, लेकिन उनका पोस्ट मैं नहीं दिखाना चाहूंगा अपने स्क्रीन पर। तो एएनआई की खबर है, न्यूज़ एजेंसी एएनआई की छपी रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के सभी सांसद मौजूद थे और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट किया
और गुप्त मतदान होने की वजह से यह साफ नहीं हो सका कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई या विपक्षी वोट खारिज किए गए। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि मैंने कुछ सूत्रों से बात की, उनके भी सूत्र आ गए। अब सूत्र तो सबके होते हैं। तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सूत्रों से बात की, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है, लेकिन जनता को नहीं। ये एएनआई की खबर है, जिस एएनआई की खबर को उठा के जी न्यूज ने छापा है। और हालांकि बहुतों की हिम्मत नहीं हो पा रही है इसको छापने की, तो पता नहीं एएनआई ने कैसे इस स्टोरी को कर दिया, जी न्यूज ने कैसे छाप दिया, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पे है नहीं, सारे प्लेटफॉर्म पर है नहीं, इसलिए कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसका खुलासा कब किया? 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद सीपी राधाकृष्णन साहब देश के 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम तय हो गया है। राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो उनको उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलवाएंगी। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब शामिल होंगे। इसके अलावा न्योता जो है वो भेजा जाएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, सोनिया गांधी को भी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी, अन्य कई विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी निश्चित तौर पर शामिल होंगे। अभी मेरे पास जानकारी नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस को न्योता भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, लेकिन भेजा जाएगा क्योंकि सांसद है, एक बड़ी पार्टी है लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन उनके शपथ ग्रहण से 24 घंटे पहले ये आरोप लगा देना, ये आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं लगाया है, ये आरोप तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने लगाया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पैसों का लेन देन हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हुआ या नहीं, लेकिन एक बड़े नेता ने आरोप लगाया है, तो कम से कम इस पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। और ये आरोप किस लिए आपको तथ्यों के आधार पर नजर आता है, जरा देखिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों सांसद में मिलाकर 781 सांसद थे। 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, जिसमें बीआरएस के 4 थे, बीजू जनता दल के 7 थे, अकाली के 1 थे, निर्दलीय के 2 थे। 767 सांसद बचे। 767 सांसदों ने जो वोट किया, उसमें से ट्रेनिंग के बाद, लगातार ट्रेनिंग के बाद भी 15 सांसदों ने अवैध वोटिंग कर दी। यानी उनके वोटिंग सही तरीके से नहीं हुई, या तो पेन गलत इस्तेमाल किया होगा, टिक गलत लगाया होगा, नंबर गलत लिखा होगा। तो ऐसे सांसदों को चुनकर भेजा जाता है, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को जरूर जानना चाहिए। उसके बाद 15 सांसदों की क्रॉस वोटिंग कैसे आ गई? क्योंकि 437 सांसद एनडीए के पास थे कुल मिलाकर। वोट कितने मिले? 452, 15 ज्यादा। वोटिंग के बाद जयराम रमेश ने यह दावा किया कि इंडिया गठबंधन के, विपक्षी गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने वोट किया, 100% वोटिंग रही। लेकिन उनके उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट कितने मिले? 300, यानी 15 वोट कम मिले विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, और वो 15 वोट ज्यादा मिले एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को, सीपी राधाकृष्णन साहब को। तो ये 15 वोटों की क्रॉस वोटिंग हुई है। कौन से राजनीतिक दल थे? इसको लेकर आपने अपने एक प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो बनाया कि कौन कौन से राजनीतिक दल के किन किन सांसदों पर जो है वो एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की होगी। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने तो गजब ही खेल कर दिया कि भैया सिर्फ क्रॉस वोटिंग अंतरात्मा की आवाज पर नहीं हुई है, एक एक व्यक्ति पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी 15 से 20 करोड़ रुपए में वोट खरीदे गए हैं, एक ऐसे चुनाव के लिए जिस चुनाव में नंबर के मामले में एनडीए गठबंधन की जीत तय मानी जा रही थी। आप 250 से 300 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन अगर इस मामले की जांच होगी, क्योंकि अब ये 15 ही नहीं नहीं, नहीं, यहाँ अब यहाँ ये यहाँ फिर एक सवाल फिर बन गया कि जो सांसद है वो बहुत हैं, 15 ही नहीं है, 30-40 हैं सांसद। और जब सबको मिले होंगे तभी सब लुढ़के होंगे, किसी को इधर से मिले होंगे, कोई इधर से पाया होगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार भयभीत कितनी थी? जिसके पास नंबर अपने पूरे थे वो कितना डरा हुआ था? डरा हुआ शासक देश के लिए नहीं कुछ कर सकता है, डरा हुआ शासक जनता के लिए नहीं कुछ कर सकता है, डरा हुआ शासक जोड़ तोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त में ही विश्वास रखता है, डरा हुआ शासक जनहित पर विश्वास नहीं रखता है। नहीं सिर्फ जी, लेकिन यहाँ एक बात और भी है, जब पैसा बेगानों को दिया गया होगा तो क्या अपनों को भी नहीं दिया गया होगा? क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा हो कई सकता है राज्यों में। डिनर पार्टी, हो सकता है डिनर पार्टी इसीलिए कैंसिल हो गई हो कि सब पोल खुल जाएगी, चुपचाप लिफाफे भिजवा दो, अगर सबके सामने सबकी बात आएगी तो पता लग जाएगा इसे 5 मिले, इसे 2 मिले, कोई 50 में ही मान गया हो तो वो 50 वाला भी फिर 5 पे रूठ जाएगा। इसलिए इकट्ठे मत करो, सबके यहाँ लिफाफे और फोन पे बात करा दो। कोई पैसे से बिल्कुल, मान गया होगा, बिल्कुल, किसी क्योंकि को बताया एनडीए होगा गठ तेरी फाइल दबी है।
तेरी फाइल दबी है, नहीं तो वो फाइल खुल जाएगी। तो सब अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, और आप समझिए कि एनडीए गठबंधन में कौन-कौन से दल शामिल थे। देखिए, बहुमत था इनके पास। तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, जनता दल सेकुलर, चौधरी जयंत साहब की आरएलडी, अजीत पवार की एनसीपी, असम गण परिषद, अपना दल सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, आजसू, ये सब एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे। और इनके अलग जाकर मैं अगर बात करूं तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने भी अपने सांसदों का समर्थन दिलवाया था। तो ये दायरा विस्तृत हो सकता है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बड़े नेता ने आरोप लगाया, एक राज्य की सत्ताधारी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया, जो उस राज्य के मुख्यमंत्री के भतीजे भी है, जो उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, जिस राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। और अगर लोकसभा के माननीय सांसद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसों का लेन देन हुआ, खरीद फरोख्त हुई, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि मोदी जी अपनी चहेती जांच एजेंसी ईडी को इस काम पर लगा दे, सीबीआई को लगा दे, इनकम टैक्स को भी कायदे से कूद जाना चाहिए, धड़ाधड़ छापे पड़ने चाहिए, पहले ईडी पहुंचे, फिर इनकम टैक्स पहुंचे, फिर सीबीआई पहुंच जाए। कई मामलों में तमाम ये एजेंसियां पहुंच जाती हैं। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं शिव जी कि इस गंभीर आरोप की जांच होनी चाहिए और सीपी राधाकृष्णन साहब के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले हो जानी चाहिए। 24 घंटे बाद उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि किसी आम आदमी ने नहीं, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति ने नहीं, एक लोकसभा के सांसद ने ये आरोप लगाया है, आप उसकी जांच कीजिए, आरोप सही है तो कार्रवाई कीजिए और आरोप गलत है तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ऐसे कैसे कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा? ऐसे कैसे कोई भी बड़ा एक भारतीय के तौर पे मैं बड़ा दुखी हूँ। एक चुनाव हुआ, देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए। एक व्यक्ति चुने गए, वो उपराष्ट्रपति बन गए, शपथ ग्रहण होने जा रहा है। शपथ ग्रहण होने जा रहा है, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे। वो सांसदों के साथ डील मतलब उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि सांसदों के साथ मिलकर वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आएंगे। 245 सांसदों वाली राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी 6 सीटें खाली है, 239 सीटें हैं, लेकिन 245 सांसदों वाली राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते नजर आएंगे। और ऐसे सभापति के निर्वाचन पर लोकसभा के एक सांसद अगर उनके निर्वाचन पर सवाल खड़े कर देते हैं कि पैसों का लेन देन हुआ, किसने दिया, किसको दिया, कितना दिया, पैसा कहां से निकला, कहां तक गया, किसका ब्लैक मनी था, किसका व्हाइट मनी था, आखिर इन सब की जांच तो होनी चाहिए। और हमारे देश में तो इतनी सक्षम जांच एजेंसी है ईडी, वो तो घुसपैठ के मामले में भी पहुंच जाती है, वो तो वहां वहां भी जांच करने पहुंच जाती है जो उसके जांच का दायरा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कई बार ईडी के जांच के दायरे को लेकर बहुत सारी बातें कह चुके हैं। तो हमारे यहाँ तो इतनी सक्षम एजेंसी है, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी जांच करने पहुंच जाती है, मुख्यमंत्रियों तक को गिरफ्तार कर लेती है, मंत्रियों तक को पकड़ लेती है। अदालत में आरोप सिद्ध होने से पहले मीडिया ट्रायल करके भ्रष्टाचारी बेईमान सब कुछ बता देती है। क्या कैसे अरविंद केजरीवाल को बता दिया गया, मनीष सिसोदिया को बता दिया, सत्येंद्र जैन को बता दिया, हेमंत सोरेन को बता दिया। हालांकि सत्येंद्र जैन बरी हो गए। तो इतनी बड़ी और इतनी प्रमुख जांच एजेंसी है, तो साहब को उन जांच एजेंसी को आदेश देना चाहिए कि जाओ भैया अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करो कहां से कितने पैसे आए। और नहीं तो अभिषेक बनर्जी को जिस सूत्र ने खबर दी, उस सूत्र को पकड़ के सूत्र को पूछताछ लाओ, कर लो। उस सूत्र को लाओ। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि चुनाव के बाद ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात उठी कैसे। अगर इस चुनाव में भी पैसे का खेल हो जाएगा, फिर कौन सा बचा। और संतोष जी एक बात बताएं, बड़ी ध्यान से सुनने की है कि जब सामान्य चुनाव सेल परचेजिंग पर चलने लगे, चुनाव से हम इसे सेल परचेजिंग ही कहेंगे कि चुनाव में एकाएक कोई मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में आपने देखा लाडली बहना योजना लागू हुई, चुनाव के दौरान ही खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। जब जिस लायक वोट है उस तरीके का सेल परचेजिंग का खेल चल रहा है। आप देख रहे हो कि अब चुनाव आया तो महिलाओं की याद आ गई है नीतीश कुमार को, अब 10,000 रुपया भेजे जाएंगे अकाउंट में, चुनाव से 1 महीने ही पहले भेजे जाएंगे ताकि कोई भूल न जाए। तो ये सब जो खेल शुरू हुआ है, अब माननीय फिर कैसे मान जाए, उनके वोट की तो बड़ी वैल्यू है। वो तो 30-30 लाख 25-25 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही वो 4 लाख 5 लाख पाके जीत जाते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व तो सारे वोटों का करते हैं, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे डाला है चाहे न डाला है, क्योंकि वोट परसेंट 40
परसेंट तो रह ही जाती है 38 से 40%। तो वो तो जो सांसद चुने जाते हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी वोटरों के होते हैं। तो भैया उसी हिसाब से जोड़ लो। 5 करोड़ 7 करोड़ तो वैसे ही कीमत बन जाती है। 5 करोड़ 7 करोड़ वाला बार्गेनिंग करके 15-20 करोड़ रुपया पा गया। मैंने राज्यसभा में सुना था। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। इसीलिए मैंने क्योंकि कहा था, ये आप इसीलिए मान के मैंने कहा, चलिए इस बार ये इसीलिए चुनाव फंस गया था, ये चुनाव फंसा हुआ था। इसीलिए लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, लोगों की समस्याएं खड़ी हुई थी और इसीलिए घबरा कर कुछ लोग सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर हमले भी बोल रहे हैं। क्योंकि जब आदमी को पैसे देने पड़े हों और तुम्हारी खबरों की वजह से देने पड़े हों, तो फिर तुम्हारे नाम लेकर भी नहीं कहा जाएगा, लगाम लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। और मैं इन सब खबरों के खिलाफ रहता हूं जब तक तथ्य न हो। अब अगर हमसे कोई इस खबर के बारे में या संतोष जी से पूछेगा तो हम बताएंगे जी न्यूज ने छापी है, हम बताएंगे अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया है, इसलिए आपके और सामने और स्क्रीन। और एएनआई ने पोस्ट किया है। अब मैं बिना तथ्य के आपको बता दूं कि 15-20 करोड़ में सांसद बिक गए। कुछ तथ्य होने चाहिए। जैसे खबर थी कि सांसद नॉट रीचेबल हो गए, तो ये खबर तब प्रूफ होती कि 5-10 सांसद वोट डालने नहीं आते। जब सबने वोट डाल दिए तो खबर गलत हो गई साबित। और इसीलिए उस खबर पे भड़कना ठीक भी है। मैं ठीक भी किसी है का न शिव जी। विरोध करता एक हूं और चीज, न किसी के। शिव जी, एक और चीज, तथ्यों के साथ दर्शकों से मैं कहता हूं, भाई हमारे और शिव कुमार मिश्रा पे बड़ी मुश्किल से 1 लाख 1.25 लाख पहुंचते हैं, बाकी जगह 3-3 4-4 लाख पहुंच जाते हैं। तो खैर मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन दर्शकों को सोचना चाहिए कि तथ्यों के साथ जो खबर आपके सामने दिखाते हैं उनके साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपको शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को न केवल सब्सक्राइब करना चाहिए बल्कि ज्वाइन भी करना चाहिए। भाई 89 रुपए अपनी जेब से खर्च करने से आपका क्या जाता है, लेकिन सब कुछ मुफ्त में पाने की आदत छोड़ दीजिए, ये अपने दर्शकों से भी कहूंगा। और आज एक और बड़ी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत साहब का 75वां जन्मदिन। उम्मीद है हमारे दर्शक भूले नहीं होंगे। आज वो 75 साल के हो गए। हालांकि रिटायरमेंट नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भाई ना मैंने अपने रिटायरमेंट की बात कही थी ना उनके रिटायरमेंट की बात हुई थी। लेकिन मोदी जी ने आज एक बड़ा लेख लिख दिया, गजब लेख लिखा हुआ। देश के पता नहीं कितने अखबारों में हिंदी, अंग्रेजी और कौन कौन सी भाषाओं में छपा, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत के उनके 75 वर्ष पूरे होने की याद दिलाई। अब पता नहीं उसे याद दिलाने का मकसद क्या था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की याद दिलाई। और उन्होंने किस किस को याद किया, एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। उन्होंने 11 सितंबर को पैदा हुए मोहन भागवत साहब को 75वें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो अल कायदा का आतंकवादी हमला हुआ था उसकी भी याद दिलाई। लेकिन लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि भाई प्रधानमंत्री आरएसएस को खुश करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल गए, लेकिन महात्मा गांधी को भूल गए। महात्मा गांधी जो गुजरात की धरती से ही आते हैं, जहां वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और गुजराती गौरव के नाम पर वहां चुनाव जीतते रहे। आज भी गुजरात की जनता लोकसभा में भर भर के सीटें देती है। वो महात्मा गांधी जिनको महात्मा गांधी बनाने में बिहार की धरती की एक अहम भूमिका थी, जहां वो अभी गया जी जा रहे हैं। अब मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, दर्शकों को पता होगा बिहार में चुनाव है तो माता के अपमान को बिहार के अपमान से जोड़ देते हैं। उसी बिहार की धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी साहब को महात्मा गांधी बनाया। चाहे वहां के मिथिला के नरेश हो, दरभंगा महाराज, चाहे वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, या बिहार के अन्य लोग हो जिन्होंने महात्मा गांधी के शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक उनका साथ दिया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा उनको। ये भी एक लंबी चर्चा का विषय है। उन महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी साहब भूल गए। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यह जिक्र नहीं किया कि 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आह्वान किया था। पहली बार दुनिया ने सुना था कि कोई शांति से भी आंदोलन चला सकता है, और वो तारीख 11 सितंबर 1906 थी। और उसी समय दुनिया ने पहली बार इस क्रांतिकारी विचार को सुना। तो आपने भागवत साहब को जन्मदिन की बधाई दी, बहुत अच्छा। मैं भी मोहन भागवत साहब को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आपने स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श पुरुष है, बहुत प्रेरणा मिली है मुझे उनसे। स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक भाषण को याद किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद, आपको साधुवाद। आपने अमेरिका की धरती में 11 सितंबर को याद किया,
हालांकि उसको याद करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि हम भी उससे बड़े भयानक आतंकवादी हमले झेल चुके हैं। लेकिन मानवता के नाम पर चलिए आपने उसको याद किया। मैं थोड़ा सा इस मामले में भारत के हितों को मैं ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, भारत के लोगों की सुरक्षा को मैं ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। आप लोग इसको जो भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूं। लेकिन उसी के साथ अगर आप महात्मा गांधी जी का भी जिक्र करें, तो लगता कि आपने सबको याद किया है। ये तारीख मुझे भी नहीं पता थी, ईमानदारी से बता देता हूँ। जयराम रमेश ने पोस्ट किया, ये तारीख मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन जो उन्होंने किया, अगर ये वाकई सच है, 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने अगर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आह्वान नहीं किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको भूलना नहीं चाहिए था, अगर उन्होंने किया था तो। और बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी चले गए हैं, अगर अभी भी वो पोस्ट करके 11 सितंबर के इस दिन को याद कर ले, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कांग्रेस के शब्दों में तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इतना लंबा चौड़ा लेख लिखकर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को बधाई देते हैं, और प्रधानमंत्री लेख लिखेगा और किसी अखबार को कहा जाएगा, तो कौन सा अखबार है भारत का जो छापने से इनकार कर देगा? कौन सा अखबार है बताइए? ट्रांसलेशन भी उन्होंने खुद ही कर दिया होगा। तो उसपे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा लेख लिखना और सभी अखबारों में छपवाना, पता नहीं इसकी जरूरत थी या नहीं थी। ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन दर्शक सोचे, दर्शक कमेंट करके बताएं। लेकिन अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप लगाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागवत साहब की प्रशंसा में लेख लिखना, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक द्विपक्षीय बड़ी बैठक वो कर रहे हैं प्रमुख देश के एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ। यूपी में हलचलें तेज हो गई है। पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठियां, अब मंत्री बेबी रानी मौर्य पहले कह रही थी कि अधिकारी मीटिंग में नहीं आए, अब उन्होंने एक पुलिस वाले की शिकायत में एक पत्र लिख दिया है। वहां के मंत्री, पहले कुटुंब कहा जाता था, ठाकुर वर्सेस ठाकुर एक अलग लॉबी आ गई है। क्या आ गया है, कैसे हो गया, पता नहीं। हालांकि आज वाराणसी की नहीं धरती नहीं, पे मुख्यमंत्री, संतोष जी, क्या ठाकुरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ठाकुर मानना बंद कर दिया? जो दिनेश जी की चिट्ठी है वो तो यही दिखा रही है। अगर वो शिकायत करते, उनके पास तीन ऑप्शन थे, वो उसी सरकार के एक अंग है, और सरकार का जो अंग होता है वो अपनी सरकार से कहेगा। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, सरकार के मुखिया भूपेन्द्र चौधरी तो है नहीं। सबको पता है कि भूपेन्द्र चौधरी और मुख्यमंत्री के रिश्ते भी बहुत सटीक नहीं रहते हैं। दूसरा, उन्होंने गृह मंत्री को बताया, गृह मंत्री जो देश के हैं उनका राज्य के गृह मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये साफ नजर नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, बाबा तेरे राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। और मंत्री तो इतने नाराज हैं, संजय निषाद अपना ज्ञान रो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जूते भी फेंकवा दिए, अब चुप रहने में ही भलाई है। आपने देखा कि वो शर्मा जी कह रहे हैं कि एक अधिकारी को नहीं हटा सकते। राही जी कह रहे हैं कि हमारी यही औकात थी कि एक मंत्री से ये पूछा जा रहा है कि अब आप यहाँ मौजूद नहीं हो। ऐसे एक मंत्री थोड़ी है। दिनेश प्रताप सिंह है, एक टाइम कह रहे थे अधिकारी जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता को सैल्यूट करें, सलाम करें, और जब उनका फोन आए तो जी करके बात करें। कुशीनगर में बयान दिया था, अब उनका बयान नया पत्र आ गया। आखिर समझ में नहीं आ रहा है, ये जो राजनीतिक लोग हैं वो कितने लुढ़कते हैं। ये लुढ़कते लुढ़कते अंत में खुद ही लुढ़क जाते हैं। यही दिनेश प्रताप कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आंख नाक हुआ करते थे, अब यही उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं कि हम तुम्हें रायबरेली में घुसने नहीं देंगे। तो राजनीतिक स्थितियां बड़ी विकराल हैं। जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 15-20 करोड़ की बात, वो बड़ी सोचने की बात है। आम आदमी को सोचना चाहिए। आपको याद होगा कि बंगारू लक्ष्मण पर भी आरोप लगे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, पैसे के लेन देन का आरोप लगा। तो कितने आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार सब बेदाग हो जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। आखिर कभी तो आरोपों की जांच हो। भ्रष्टाचार का आरोप ये आया कहां से? जो संतोष जी कह रहे हैं, भाई मेरा सवाल है, क्या तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच हो, उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास क्या तथ्य है, और या फिर ऐसी खबरों पर रोक लगाई जाए। और नहीं लगाई जाए तो 15-20 करोड़ का खेल हुआ, तो खेलने वाले कौन थे, मिलने वाले कौन थे? वैसे तो आईडी, इनकम टैक्स, अगर कोई छोटा नहीं एक बात आदमी। और है शिव जी, शिव जी एक बात और है, जनता कमेंट करके जरूर बताएगी। लेकिन ये बड़ा संयोग कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, मुख्यमंत्री अमित शाह मुझे मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, ये कहने वाले ओम प्रकाश राजभर के साथ लखनऊ में क्या हुआ, हम सबने देखा। इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ क्या हो रहा है? अभी ये कार्यक्रम में गए, माइक तक नहीं मिला। और मैं दर्शकों को फिर 2017 में ले चलता हूं। 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव,
कई सारे दावेदार थे। उसमें एक दावेदार आगरा की रहने वाली बेबी रानी मौर्य भी। 2017 में मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग करने वाले लोगों में केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, पता नहीं और कितने नामों में बेबी रानी मौर्य भी थी। हालत ये हो गई कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनको 2018 में उत्तर प्रदेश से बाहर निकालना पड़ा, उत्तराखंड की राज्यपाल बनाकर भेजा गया और अब एक जमाने में जो मुख्यमंत्री बनना चाहती थी 2017 में, वो 2025 में चिट्ठी लिख रही है कि बताइए पुलिस वालों का व्यवहार देखिए। पुलिस वालों की शिकायत वो कर रही है। तो जितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अब उनको सतर्क हो जाना चाहिए। कहीं न कहीं कोई न कोई तो परेशान कर रहा है उनको। दर्शक कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि उनका इशारा किस तरफ है कि कौन है जो सभी मुख्यमंत्री के दावेदारों के पीछे पड़ गया है। चलिए, हमें उम्मीद रहेगी सभी दर्शक अपने ईमानदारी से कमेंट करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। उम्मीद रहेगी कि इसे ज़रूर आप शेयर करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर आगे बढ़ाएँगे। इसी के साथ संतोष पाठक जी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों से एक अपील, एक आग्रह ज़रूर करूँगा। वीडियो अपने पास रोकिए मत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाइए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप ही हमारी ताकत है। और उससे भी बड़ी बात है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉइन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो जॉइन कर रहे हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म को, उनको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष पाठक ऑफिशियल की पूरी टीम की तरफ से। तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और ध्यान रखिए, चाहे वो इधर के हो, चाहे वो उधर के हो, दोनों ही अपनी-अपनी रॉ में आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच में हम जैसे कुछ पत्रकार भी हैं, जो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की तर्ज पर आपको सिर्फ निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से सच बता रहे हैं। लेकिन हम कब तक सच बताते रहें आपको, ये आपके रवैये पर निर्भर करता है। अगर आप हिम्मत और हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, तो कब तक हम इस बियाबान जंगल में अकेले डफली बजाते रहेंगे। तो ये आपको सोचना है, तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। शिव जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत नमस्कार, आभार। धन्यवाद।